हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं वाडिया सर, फिजिक्स फैकल्टी मोशन फाउंडेशन से। ओलंपियाड का बेटा है, सेशन नंबर 4 है आपका। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपके ओलंपियाड्स हैं जैसे कि NSO, IOS और NSTSC, इन तीनों ओलंपियाड्स के हम जो PYQs हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले 3 सेशन अपने हो चुके हैं, ये इसका 4th सेशन है। आई होप आपको बस तीनों सेशन अच्छे लगे होंगे। उसी को कंटिन्यू करते हो बेटा, आज भी अपन हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें NSO है, IOS है, जो एग्जाम में आए हुए हैं। हर बार की तरह मैं बोलूंगा कि एक बार आप स्क्रीन को पोज करें और क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें, जो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। हाँ, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखो NSO 2017 का ये क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन पोज करो, ट्राई करो। देखो सॉल्व करते हैं। अ डायग्राम शोज द वाटर टैंक एंड अ पोजीशन ऑफ शावर हेड, यानी कि ये हमारे पास शावर हेड है और ये हमारा वाटर टैंक है। इसके अंदर ये वाटर फिल है पूरा कंप्लीट, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा शावर हेड है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, वाटर प्रेशर मस्ट बी 8 किलो पास्कल। वाटर प्रेशर कितना होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वाटर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है डेट इज 8 इंटू 10⁻³ पास्कल। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि इतनी होनी चाहिए, ऐसा हमसे कहा गया है, तब जाकर ये शावर हेड जो है ये एफिशिएंटली काम करेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दे रखी है 1000, ये तो नॉर्मल है, याद होती है हमें। वाटर की डेंसिटी फिक्स है। मिनिमम हाइट दैट अ प्लम्बर मस्ट रेज द वाटर टैंक टू सो दैट द वाटर प्रेशर कैन बी 8 किलो पास्कल। आपसे पूछा गया है कि इस वाटर हेड को कितनी हाइट ऊपर शिफ्ट करें कि ये जो प्रेशर है ये मेंटेन रहे, ठीक है। तो यानी कि हमें इस वाटर टैंक को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमने इसको x शिफ्ट कर दिया। लेट सपोज हमने इसको कितना शिफ्ट कर दिया, x शिफ्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अब इस केस में हमारा 8 इंटू 10⁻³ पास्कल प्रेशर जनरेट हो चुका है। तो हमारा टोटल प्रेशर जो वाटर का प्रेशर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर g और हाइट। हाइट कैसे लिखी जाएगी, ध्यान रखना भाई, x तो आपने इंक्रीज कर दी, ठीक है, जो आपने बढ़ाई है। इसके अलावा देखो कितनी हाइट है अपने पास, 0.3 तो ये रही, 0.2 ये रही, तो टोटल हाइट अपने पास कितनी हो गई, 0.5। क्लियर है, ये चीज हमारे को यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलो नाउ वैल्यू पुट करते हैं, तो 8 इंटू 10⁻³ यहाँ पर ये अपना, ये हमारे पास 10⁻³ में दिया हुआ है डेंसिटी इंटू 10, और ये मेरा x प्लस 0.5। 10⁻³ से मेरा 10⁻³ कट जाएगा, ये 10 इधर डिवाइड में जाएगा तो ये मेरा 0.8 बन जाएगा, x प्लस 0.5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.8 माइनस 0.5, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0.3 मीटर। यानी कि मुझे कितनी हाइट रेज करनी पड़ेगी, 0.3 मीटर। आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा, 0.3 मीटर की हाइट आपको रेज करनी पड़ेगी। इस हाइट को आप रेज करोगे तो होगा क्या, आपका प्रेशर मेंटेन रहेगा। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था ये, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल कंडीशन दी गई थी इस क्वेश्चन में। लैंग्वेज परेशान करने के लिए थी थोड़ी सी, मतलब एक्स्ट्रा लैंग्वेज थी, एक ही चीज 2 बार बोली गई, पर ठीक है, जो भी था क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कहूँगा, कंसेप्ट बहुत सिंपल सा था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके पास, अगेन अनवांटेड लैंग्वेज इसमें भी बोली गई है। कैसे बोली गई है, देखो, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच अ ड्रेस्ड एस्ट्रोनॉट कैन जंप ऑन अर्थ इज 0.5 मीटर। यानी कि अर्थ पर जो एस्ट्रोनॉट है वो कितना जंप कर सकता है, 0.5 मीटर से जंप कर सकता है। हमसे पूछा है एस्टिमेट द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच ही कैन जंप ऑन मून। तो मून पर कितना जंप कर सकता है, तो हम सीधा निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि मून पर जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है, ठीक है। मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है। तो अगर हम अर्थ पर जो हाइट जंप कर पा रहे हैं वो कितनी है हमारे पास,
0.5 मीटर है, तो मून पर कितनी हाइट जंप कर पाएंगे हम, तो इसका 6 टाइम हो जाएगा। तो इसका 6 टाइम कर दो 0.5 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 मीटर के करीब। तो हमारा आंसर तो यहीं पर आ गया। अब देखो क्वेश्चन ने अनवांटेड लैंग्वेज क्या कहेगी, विच हैज मीन डेंसिटी 2/3 ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इन 1/4 ऑफ दैट अर्थ। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 1/4 ऑफ द अर्थ यानी कि 1/4 आपको ये दी हुई है। अब अगेन हमें पता है मून के लिए उतनी ही वैल्यू होती है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको यूज करके भी कैलकुलेट करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। पर ये मेरे अकॉर्डिंग ये अनवांटेड था, कंफ्यूज करने के लिए। बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ मून के लिए दी गई है लेकिन वैल्यू बदली गई है, तो बच्चा टाइम यूज करता है इसको सॉल्व करने में। करके देख लो, सॉल्व करके देखोगे सेम वही तरीका जो हम करते हैं। जैसे हम जनरली अगर हम स्मॉल जी की बात करें अर्थ के लिए तो लिखी जाती है gm/r²। इसको कन्वर्ट करोगे डेंसिटी की टर्म में, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि 4/3 πr³, ठीक है, और नीचे हमारा r², तो ये कट जाएगा मेरे पास। तो g की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी g ρ 4/3 πr, ये हमारा g हो जाएगा जो कि अर्थ के लिए होता है। सेम ऐसे ही मून के लिए निकाल लो। अब मून के केस में ये वैरी हुआ है, कितना हुआ है, ये 2/3 हो गया, और ये वैरी हुआ है, कितना हो गया, ये 1/4 यानी कि r/4 हो गया। सॉल्व करोगे तो लगभग हमें इतनी ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। वही ये बाकी सारी चीजें हटाकर ये अपना g बन जाएगा, तो आपको g मिल जाएगा 1/6 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू वही आ रही है, तो मतलब नहीं है इतना, हमें सिर्फ मून से मतलब है। अगर वो इतना भी क्वेश्चन देता तो भी हमारा काम चल जाता, तो भी हम इसको निकाल लेते। पर NSO में आया हुआ क्वेश्चन में थोड़ा सा तो कंफ्यूज करना बनता है ना, इसीलिए जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करें तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और उसमें से हमारे काम की क्या है वो क्लिक होना ज़रूरी है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया था। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, NSO 2017 का ही ये क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, अ 70 kg, अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंडिंग ऑन अ बस which is moving at a speed of 70 km/h। ध्यान रखना बस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 70 kg का पर्सन है, बस के अंदर खड़ा हुआ है, बस मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। एट वन पॉइंट ऑफ हिज जर्नी ही जम्प्स अपवर्ड टू द हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। यानी कि होता क्या है, बस के अंदर उस जर्नी के दौरान क्या करता है, वो बस के अंदर जंप करता है मैन, कितनी हाइट तक, 30 सेंटीमीटर तक। अब आपसे पूछा गया है ही लैंड हिज फीट ऑन द फ्लोर ऑफ द बस अगेन। तो आपसे पूछा गया जब वो वापस बस की सरफेस पर लैंड करेगा तो उस केस में उसके साथ होगा क्या। ऑप्शन दिए हुए हैं, सेम स्पॉट पर लैंड होगा, बिहाइंड लैंड होगा, लॉन्ग डिस्टेंस बिहाइंड होगा, या लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्रंट होगा। यानी कि आप ऐसा समझो जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास बस है, यहाँ पर वो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ठीक है, ये चल रही है हमारी 70 km/h से, इसका मास हमारा 70 kg है। आपसे पूछा गया है इसने जंप किया, तो पूछा गया जब ये लौटेगा तो ये आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, या सेम पॉइंट पे गिरेगा, ये आपसे पूछा गया है। जंप करके जब वापस लैंड होगा तो कहाँ लैंड होगा, ये हमसे पूछा गया, आगे पीछे या सेम पॉइंट पे। अब आप सोच के देखो इनके आगे या पीछे जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक्सेलरेशन। आप खुद सोचो आगे या पीछे जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्सेलरेशन। क्योंकि हमारे न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है तो उसके ऊपर सूडो फोर्स लगता है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन तो जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो तो सूडो फोर्स भी जीरो, सूडो फोर्स भी जीरो, तो इस सारे डेटा का मेरे पास कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 70 से जा रही है, 80 से जा रही है, 75 से जा रही है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता है सूडो फोर्स जीरो है तो वो सेम पॉइंट पर जाकर लैंड करेगा, ठीक है। सूडो फोर्स जीरो है तो वो सेम पॉइंट पर जाकर लैंड करेगा। क्लियर है बात यहां तक। तो आई होप इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, अगेन NSO 2017 का एक क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस kept at a certain distance is P Newton. Okay, the same two masses are now kept in water and the distance between them is same. पहले उस सिस्टम को एयर में रखा गया था, अब उस सिस्टम को वाटर में रख दिया गया है। पूछा गया है ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा।
भाई हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स जो दिया जाता है, इसका आंसर वैसे आपको देखने कर मार्क करने की जरूरत थी, इसमें कोई कैलकुलेशन की नीड मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी। तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब भैया मास और रेडियस तो यार जो डिस्टेंस है वो तो उसने पहले ही सेम दे दी, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो हमें पता है ये जो G है ये तो यूनिवर्सल है, कांस्टेंट, तो ये तो बदलता नहीं है मीडियम से। तो जब मीडियम से G चेंज नहीं होगा तो हमारा फोर्स भी चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर यही सेम क्वेश्चन अगर हमें चार्जेस के लिए पूछा जाता, सेम क्वेश्चन में अगर हमसे बोला जाता है कि दो चार्जेस Q1 और Q2 पहले रखे हुए थे, मानो एयर में फोर्स लगा P, और बाद में रखे हुए किसी वाटर में डाल दिया, किसी मीडियम में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, फोर्स आया Q। इस बार ग्रेविटेशन फोर्स ना देके वो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दे अगर, तो उस केस में ध्यान रखना जैसे ही हम मीडियम में डालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, बट ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इस बात का ध्यान रहे। तो उस केस में बाद वाला फोर्स कम आएगा, यानी कि उसमें हमारा सी ऑप्शन आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो सोच समझ के आंसर मार्क करें। ग्रेविटेशन फोर्स अफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है, चाहे आप मीडियम बदलो चाहे कुछ भी चेंज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, एन एस्केलेटर कैरीज 20 पैसेंजर्स ऑफ एवरेज मास 60 kg। भाई अगर 60 kg के 20 पैसेंजर जा रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल मास है वो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 20, दैट इज 120 kg। ओके, कितनी हाइट तक वो लेकर जा रहे हैं उसको, 4.2 मीटर का एक सिंगल फ्लोर है, 4.2 मीटर हाइट का एक सिंगल फ्लोर है, और जिसको क्रॉस करने में टाइम ले रहे हैं वो 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ओके, आगे हमसे बोला गया है मिनिमम पावर रिक्वायर्ड फॉर द एस्केलेटर टू ऑपरेशन लिफ्ट दिस पैसेंजर्स फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट फ्लोर से जैसे मान के चलो हमारे पास ये बिल्डिंग है, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, देन ये थर्ड फ्लोर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये हाइट है मेरे पास 4.2, ये हाइट है मेरे पास 4.2, और ये हाइट है मेरे पास 4.2। ओके, अब थर्ड फ्लोर पे जाने का मतलब हम यहां पहुंचेंगे भाई साहब, तो यहां से यहां तक चले हम, कितने बार स्टेप काउंट होंगे, 4.2 4.2, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 8.4 मीटर। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, सर थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं तो 4.2 इंटू 3 कर लेते हैं। 3 कैसे हो जाएगा, थर्ड फ्लोर आपको क्रॉस थोड़ी करना है, अगर आपने थर्ड टाइम भी 4.2 ऐड कर दिया तो आप तो फोर्थ फ्लोर पे चले गए, उसने तो थर्ड पे ही पहुंचा है आपसे, तो आपको आगे नहीं जाना, आपको बस 2 बार ऐड करना है, 4.2 4.2। टाइम भी उस अकॉर्डिंग लगेगा, एक फ्लोर 1 मिनट में क्रॉस हो रहा है, तो 2 फ्लोर जो है वो 2 मिनट में क्रॉस होंगे, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, मतलब 120 सेकेंड्स। नाउ यू कैन कैलकुलेट पावर, पावर विल बी mgh अपॉन टाइम। तो P मेरा आ जाएगा, M की वैल्यू मेरे पास कितनी है 120, G की वैल्यू 10 है, H की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 8.4 डिवाइड बाय 120, तो पावर मेरा आ जाएगा 84, कुछ मिस्टेक हुई क्या अपन से, अच्छा 120 kg, अच्छा सॉरी यहाँ पर 20 पैसेंजर्स है ना, तो ये 1200 किलो आएगा, एक जीरो और लगेगा है ना, ये 1200 है ना, 60 इंटू 20 है ना, ये अपन ने एक ही जीरो लगाया था, 2 जीरो लगेंगे, तो यहाँ पर 840 वॉट हो जाएगा। भाई अपना आंसर 84 ही बन रहा था, मतलब 84 तो ऑप्शन में ही नहीं था, इसीलिए ठीक है 840 वॉट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे अपना इसको मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू जो है दिस इज 1200 kg। ओके, तो 840 वॉट इज योर राइट आंसर।
ठीक है। अगर आपने कुछ गड़बड़ किया होगा तो आंसर अलग आया होगा, हो सकता है आपका 504 आ जाए अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो, शायद, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, देख लेना, पर आंसर वो नहीं आएगा 840, मेरे अकॉर्डिंग 5040 आएगा, क्योंकि वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि उसको पता है बच्चा इसको 4.2 इंटू 3 करेगा और यहाँ टाइम को भी 3 करेगा। देख लेना करके ट्राई कितना आंसर बनता है, बाकी सही आंसर ये है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन NSO 2017। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप कितने टाइम में कर रहे हैं वो चेक कर लें एक बार। हमसे पूछा गया 100 kg का मास है, हमने कहा ठीक है 100 kg मतलब हमारे लिए तो 0.1 kg होता है, 100 ग्राम मतलब हमारे लिए तो 0.1 kg होता है। 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ओके। 60 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है, 60 डिग्री एंगल हमारा ये है, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, ओके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, अच्छा कॉन्टैक्ट टाइम मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले तो। मास हमें दे रखा है कितना, 0.1 kg। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पर आ रहा है ये, 30 डिग्री के एंगल पर है। और कांटेक्ट टाइम यानी कि डेल्टा टी हमें दे रखा है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। नाउ वी नो दैट बाय यूजिंग मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम, फोर्स कैलकुलेट करना है हमें इसमें, मोमेंटम इम्पल्स। तो इसमें हम कह सकते हैं F डेल्टा टी इज इक्वल टू M डेल्टा V, या चेंज इन वेलोसिटी, या आप इसको कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम। अच्छा ध्यान दो, चेंज इन मोमेंटम कैसा हो जाएगा, देखो हमारा पार्टिकल, हम इसके कंपोनेंट लेंगे तो ये इस तरह से आएगा और इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो mv sin 30, ठीक है। इसके कंपोनेंट लोगे तो आप, ये हमारे पास ज़्यादा 60 में ले लो sin 60, या फिर अपन इसको यहाँ से यहाँ तक कंपोनेंट लेंगे v के, तो आ जाएगा v cos 30, ठीक है। तो v cos 30 आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास f डेल्टा t इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1 v cos 30। तो यहाँ से f मेरे पास आ जाएगा 0.1 इंटू वी की वैल्यू 5 और cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, और टाइम मेरा आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ ये -3 ऊपर चला जाएगा, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 500 डिवाइड बाय 4 √3। तो ये वैल्यू मेरे पास लगभग कितनी आ जाएगी, 500 100 ग्राम 0.1, ठीक है, सही लिखा अपन ने वो तो, ये भी सही है अपना, cos 30 √3/2, ठीक है। एक काम करें क्या अपन, इसको कंपोनेंट है 60, तो ये sin 30 1/2 नहीं बनेगा, तो cos 30 √3 में वैल्यू आंसर आएगा अपना, और लेफ्ट साइड में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में अपना फोर्स लगेगा, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर अपने पास वैल्यू 250 √3 बननी चाहिए, 250 की और उसका भी आधा। अब देखते हैं, कुछ तो मिस्टेक अपन यहाँ पर हो रही है। कांटेक्ट टाइम कितना दिया हुआ है, ओके 560 शोन इन फिगर, ओके। चलो इसका आंसर सी करेक्ट होगा, 250 √3, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो नहीं है पॉसिबल, √3 इसमें नहीं आ रहा है। राइट साइड पर अगर फोर्स लगेगा, देखो इसमें शायद अपन कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, शायद इसमें कुछ मिस्टेक अपन से हो रही है। cos 30 √3/2 करेक्ट है, देखो चलो ये है इसका आंसर। देखो इसमें हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पे राइट साइड अगर फोर्स लगेगा तो ये वॉल को पुश करेगा, पुश नहीं करना, वॉल से टकरा के बाहर आया है मतलब फोर्स आउटवर्ड लगेगा, तो ऑप्शन वाइज हमारा आंसर ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हम इसमें करेक्ट मानेंगे।
चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, NSO 2017 का ही ये क्वेश्चन है। अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू टॉय कार्ड्स M1 एंड M2, यानी कि एक स्प्रिंग को दो टॉय कार्ड्स के बीच में, जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है, इसे कार्ड्स के बीच में इस तरह से पुश किया जा रहा है। ये मास M1 है, ये मास M2 है, यानी कि ये कार्ड्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट एवरेज फोर्स ये लगा रहे हैं, यानी कि कहना का मतलब ये है जितना फोर्स ये लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है। कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं? सेम टाइम t के लिए लगा रहे हैं। एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है बीच में। देन द वेलोसिटीज ऑफ टॉय कार्ड्स आर। अब देखो एक चीज बताओ, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स के रिजल्टेंट हमें क्या मिल रहा है? हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा तो वेलोसिटीज आएंगी। ये जो वेलोसिटीज हैं ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि मास ज्यादा है या कम है। आप कुछ सोच के देखो, अगर हम मान के चले भाई दोनों का फोर्स सेम है तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन सेम होगा तो हम कह सकते हैं सर जो मोमेंटम हमारा होता है, अगर मास ज्यादा है तो v कम हो जाएगा। भाई जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, अगर दोनों में फोर्स बराबर है तो भारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी, हल्के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो हमारा वेलोसिटी है वो मास के प्रोपोर्शनल होगा। अब हमसे बोला गया है कि जो वेलोसिटीज हैं कार्ड की वो कैसी होंगी। अब अगर फ्रिक्शन नहीं है, इधर कंप्रेस कर रही है तो इनके ऊपर रिएक्शन लगेगा पीछे की तरफ, इसके ऊपर रिएक्शन लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी को पुश कर रहे हो तो बदले में वो आपके ऊपर रिएक्शन लगाएगा। अब फ्रिक्शन की वजह से आपका रिएक्शन रुकने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन की वजह से आपका रिएक्शन आप पर एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं तो रिएक्शन आपके ऊपर लगेगा। रिएक्शन आपके, जब आपके ऊपर एक्शन सेम है दोनों का तो रिएक्शन भी सेम होगा, और रिएक्शन सेम होगा तो रिएक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा दोनों पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारी टॉय कार है वो मूव करेगी, बट जो वेलोसिटी है वो उनके मास पे डिपेंड करेगी। जो हैवी है वो स्लो मूव करेगा, जो हल्का है वो जल्दी मूव करेगा। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन बट सेम रेशियो ऑफ मासेस नहीं, इक्वल और अपोजिट तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा पर जो वेलोसिटीज हैं वो मास के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये रहा, हमारे पास NSO 2017 का। अ डायग्राम शोज अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 10 kg ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 50। अच्छा, इस पे नीचे की तरफ हमारा फोर्स, एक फोर्स हमेशा ध्यान रखना वो लगता है mg sin थीटा, और इसके अगेंस्ट ही हमारे ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब बॉडी ऊपर जा रही है तो हम फ्रिक्शन को नीचे की तरफ, मैं इधर बना रहा हूँ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं सर 50 माइनस mg sin थीटा, यह हमारे पास फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो 50 माइनस मास हमें कितना दिया हुआ है 10, जी की वैल्यू भी हमें 10 ही लेनी है अभी फिलहाल के लिए, और साइन थीटा हमें निकालना है। साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो हम इस ट्राइंगल से साइन थीटा निकाल लेते हैं। ये हमारा थीटा है, तो थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेन्यूस यानी कि 30। ओके, तो यहाँ से आप f की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 50 आप कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 10 डिवाइड बाय 13, तो वैल्यू आ जाएगी 15 और ये मेरा आ जाएगा 3/13 न्यूटन। आगे हमसे पूछता है द ब्लॉक ट्रेवल्स फ्रॉम x to y to reaches the height 5 and travel a distance along 30 मीटर। 13 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात करूँ तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात करूँ तो ये मेरा हो जाएगा F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F की वैल्यू मेरे पास आ गई 53/13 और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है 13 है, 13 से 13 कट जाएगा
तो वर्क डन मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, तो वर्क डन मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 जूल। अब ये वैसे तो माइनस में आएगा क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से है, तो उसने साइन दिया नहीं है तो हम उसको 150 को ही करेक्ट मानेंगे, क्योंकि वैसे ऑटोमेटिकली वो अगेंस्ट है तो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू 150 आएगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आई थी, थीटा उसने दिया नहीं था आपको, लेकिन उसने आपको थीटा कैलकुलेट करने के लिए सारी चीज़ें आपको दे दी थी क्वेश्चन में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो NSO 2017 क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके पास iOS 2019 का, ये आपके पास क्वेश्चन है। अ डॉग बार्क्स एंड हियर्स एन इको आफ्टर 0.5 सेकेंड। मान लेते हैं कि ये हमारे पास वॉल है, ये हमारे पास वॉल है, यहाँ से इस पॉइंट से मानो डॉग ने बार्क किया, कोई साउंड क्रिएट किया, तो साउंड जाएगा और टकराकर वापस आएगा। तो मानो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो साउंड ट्रेवल कर रहा है वो कितने से कर रहा है, 3, 4, 6 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज 2d अपॉन टाइम। क्या ये होना चाहिए? ये जो वेलोसिटी है ये 2d डिस्टेंस कवर करेगी, d जाना और d आना, 2d डिस्टेंस कवर करेगी। तो 2d अपॉन टाइम वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 0.5। 5 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लग जाएगा, तो ये मेरा कट जाएगा 2 टाइम, तो यानी कि हम कह सकते हैं 4d के बराबर आएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास जाएगी v अपॉन 4, v की वैल्यू 3, 4, 6 अपॉन 4। तो पहले इसका आधा करेंगे अपन, तो लगभग ये 80, पहले आधा कर लेते हैं, 1, फिर बचेगा 7, फिर बचेगा 3/2, फिर करोगे तो 8, 16, 1 बचेगा 6, 12, फिर 1 बचेगा 5, 86.5। ओके, 86.5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 86.5 मीटर, दिस विल बी आवर आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास ये रहा, अगेन आई थिंक दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट बेस्ड, मतलब ऑप्शन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, iOS 2019 का। विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट? मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, बिल्कुल साहब करेक्ट बात है। एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 kg 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस केस में हमारा फोर्स, ये फोर्स है, ठीक है, फोर्स है। ये फोर्स कितना हो जाएगा? तो हम कह देंगे सर 10 न्यूटन। आगे हमसे बोला है 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F1 है, F2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 न्यूटन। वो कहना चाह रहा है इफ बोथ बॉडीज आर इनिशियली एट रेस्ट वुड रिक्वायर फोर्स देन एक्सेलरेटिंग ऑफ बॉडी। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2 kg की बॉडी को 5 मीटर पर सेकेंड से चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए उतना ही फोर्स हमें चाहिए 4 kg की बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलाने में। ऐसा थोड़ी होता है, दोनों बराबर नहीं होते, पर ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। वेट ऑन अ बॉडी इज 49 न्यूटन ऑन अर्थ, देन मास विल बी 5 kg, करेक्ट स्टेटमेंट है। वेट ऑफ अ बॉडी एट अ सेंटर ऑफ अर्थ विल बी 0, करेक्ट ऑप्शन है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड, करेक्ट सिस्टम है। तो ये रहा, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्लियर। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2019 का। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स वुड बी 0 इफ डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। नो, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। अब देखो पहला ऑप्शन किसमें गलत है वो हटा दो, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें पहला सही दिया हुआ है ना, 2 एलिमिनेट हो गए। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, सेकंड वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क सेड टू पोसेस एनर्जी, करेक्ट बात है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वाट इज यूज फॉर 6 आवर्स,
60 वॉट को अगर 6 आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये हो जाएगा मेरा 0.6 इंटू 6, तो 0.36 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। ठीक है, सही है ये भी। तो एक मिनट 60 वाट है, 6 आवर्स के लिए चला रहा है एक दिन के लिए। ना 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 ना, ये गलत हो जाएगा भाई। हमारे अकॉर्डिंग तो 3.6 दिया हुआ है उसने, हमारे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 0.36। 60 वाट है ना, तो 0.06 आएगा। ठीक है भाई, 60 को आप 1000 से डिवाइड करो तो 0.06 आएगा, और इसको 6 घंटे चला रहे हो तो ये आना चाहिए, ये नहीं है। देखो अगेन जल्दबाजी में गलती हो सकती है यहाँ पे, और अगर ट्रेनर ट्रिपल करोगे तो ये ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, ये तो करेक्ट है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत है ना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ तो गलत है ना अपना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर अपना सेशन होता है फिनिश। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें अपन कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे, आई होप इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, और आपको अब तक अंदाज़ा लग गया होगा कि ओलंपियाड्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही और सेशन के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और तैयारी जारी रखें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको चीज़ों को आपके इम्प्रूव करवाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा PYQs आप खुद भी ट्राई करें, यहाँ हम करवा ही रहे हैं आपके लिए, आप भी उसको ट्राई करें, खुद से कोशिश करें और इस तरह के और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।